सब मस्त है, राइट। सो लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी। जल्दी बताओ, आ रही आवाज? शुरू हो गया क्लास? ठीक है। व्हाट इज द कोड वर्ड फॉर टुडे? The code word for today is a quote I wrote on Facebook in the morning, and that was, dreamers, majority in the world are dreamers with no plans. Write it. ठीक है, लिखो जल्दी से। Majority in the world are dreamers with no plans. So, मेरे दिमाग में ना बहुत सारे कोट्स जनरेट होते रहते हैं। इट्स नॉट कॉपीड वन, इट कीप्स ऑन जनरेटिंग, बट आई डोंट राइट देम एनीवेयर, तो मिस हो जाता है। तो अभी हमने सोचा है मैंने कि लिख दूंगा इधर उधर, ट्विटर, फेसबुक, अगर मन किया तो मुझे भी ध्यान रहेगा, बाद में मैं खुद ही भूल जाता हूँ अपने कोट्स। ठीक है, चले। हाँ, अभी कुछ लोगों ने लिख दिया, इसका मतलब आ रही है आवाज। दैट्स वंडरफुल। ऑलराइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन की थियरी। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक जब भी होगा तो एक साथ ही होगा, और एवरेज से इसका थोड़ा सा रिश्ता है एलिगेशन का, तो इसकी थियरी आज हम करेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना तो आपको कभी कोई सवाल इससे रुकेगा नहीं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिगेशन की, राइट। सो एलिगेशन क्या होता है? व्हाट इज एलिगेशन? राइट, सो एलिगेशन की बेसिकली हम बात करते हैं। एलिगेशन क्या होता है कि लेटर से मेरे पास कोई भी चीज है, वो है टाइप ए। ठीक है, टाइप ए क्या मान लेते हैं? चावल का, राइस है। तो मेरे पास राइस है, टाइप ए का मतलब टाइप ए का राइस है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास राइस है, वो टाइप बी का राइस है ना। क्या है मेरे पास? टाइप बी का राइस है। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करें, तो इन दोनों को मिक्स करने से क्या होगा? एक नया मिक्सचर बनेगा, जिसमें टाइप ए भी होगा और टाइप बी भी होगा। दे बोथ विल गेट मिक्स्ड, राइट, लाइक दिस। अच्छा, अब ये होता है कि जो राइस यहां पर आया मिक्सचर में, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, लेट से हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। तो ये और ये चूंकि दोनों मिलाए गए हैं, ये दोनों पे डिपेंडेंट होगा और उससे मिला के इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ओके, उस दोनों को मिला के इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है कि एलिगेशन लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि कहां कहां लगता है। तो ये मैं आपको बहुत ही 100% क्लियर करूंगा अभी कि एलिगेशन कहां कहां लगता है। ठीक है, इसका जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म है वो ये है कि मेरे पास एक वैरायटी है, मेरे पास एक दूसरी वैरायटी है, और हम उन दोनों को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो हमें एक मिक्सचर मिलता है। और जब हम एलिगेशन की बात करेंगे तो जो फॉर्मूला ऑफ एलिगेशन है वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी समझेंगे। फिर एलिगेशन दो तरह के तरीकों से किया जा सकता है। एक क्रॉस, जो हम लोग क्रॉस देख के आए हैं, मैंने एवरेज में भी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, और एक है स्ट्रेट एलिगेशन। स्ट्रेट एलिगेशन बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो उसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। उसके पहले मैं वो एलिगेशन वाला जो एक्सप्रेशन है वो दोबारा लिखता हूँ। सो आपने पढ़ा था वेटेड एवरेज का फॉर्मूला AWT, वो था आपका A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। कंसिडरिंग कि हमारे पास दो टाइप की वैरायटीज हैं, उनको हमने आपस में मिक्स कर दिया। अगर दो टाइप की वैरायटीज को हमने आपस में मिक्स किया है तो ये वैल्यू हो जाएगी A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2।
आप लोग हो कि नहीं हो, कमेंट नहीं आ रहे हैं, करके बताओ कि हो इधर कि नहीं। आर यू देयर एवरीवन प्लीज। इतनी शांति मुझे पसंद नहीं है। कमेंट में लिख के बताइए आप लोग कि आप लोग हैं क्लास में या नहीं। कुछ तो इशू है मुझे लग रहा है। हाँ है, चलो ठीक है, बोलते रहा करो यार, मुझे लगेगा है ही नहीं ये लोग। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर A1 और A2 क्या होता है, दो जो ग्रुप्स हैं A1 और A2 उनका एवरेज होता है। W1 W2 उनका क्वांटिटी रेशियो होता है। सो इसेंशियली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेट रेशियो निकालना हो W1 बाई W2, जिसको हम क्वांटिटी रेशियो बोलते हैं, तो ये आपका आता है A2 माइनस AWT, A2 माइनस AWT डिवाइडेड बाई AWT माइनस A1। ये हमने जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। AWT माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस AWT, डिपेंडिंग ऑन, यूजुअली हम चाहते हैं कि ऊपर नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव लिखें। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एनीवे इसी में माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से नीचे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन AWT बड़ा है या A2 बड़ा है, उसके हिसाब से हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन को। तो ये जो एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में, तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यही बोला कि जब भी आपके पास दो ग्रुप्स मिलेंगे, एक ग्रुप है मेरा, मान लेते हैं ग्रुप 1, ठीक है, तो ये मेरा है ग्रुप 1 लेट से, और ग्रुप 1 का जो एवरेज है वो है मान लिया A1, और एक दूसरा ग्रुप है मेरे पास वो है ग्रुप 2, और ग्रुप 2 का एवरेज क्या है मेरे पास A2, और इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद जो एक कॉम्बिनेशन मिला, जो मिक्सचर मिला, मिक्सचर तो यूजली तब यूज होता है जब हम कहते हैं कि हमारे पास दूध में हमने पानी मिलाया, काइंड ऑफ एल्कोहल एक टाइप का है, दूसरा टाइप का मिलाया, बट हम इसको भी मिक्सचर बोल सकते हैं कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में मिलाया। ये सही शब्द नहीं है, राइट, बट वी कैन से इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये AWT मिलेगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे अगर इस तरीके से, तो आप देखोगे यहां पर इन दोनों का अंतर मैं लिखूंगा, A2 और AWT के बीच में एक माइनस का साइन मुझे दिख ही रहा है, ये हो गया। और यहां पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने A2 माइनस AWT यहां लिखा है, मतलब आप ये मान रहे हो कि A2 AWT से बड़ा है, तो यहां भी आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, रेशियो में नेगेटिव नहीं आएगा। सो AWT माइनस A1 आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है, AWT माइनस A1 लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने A2 को AWT से बड़ा माना है तो A1 आपका डेफिनेटली इससे छोटा होगा, क्योंकि एवरेज जो होता है हमेशा बीच में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज इज ऑलवेज बिटवीन एक्सट्रीम्स, लोअर वैल्यू एंड द हायर वैल्यू। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप ये कहोगे कि जो ये रेशियो आप यहां लिख रहे हो, यही रेशियो तो W1 रेशियो W2 भी होता है ना, सेम वैल्यू है, देखो मैच करो, W1 रेशियो W2 होता है। तो कहने का मतलब है ये जो एलिगेशन का फॉर्मूला हमने यहां देखा है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है इसका, कि यहां से हमें क्या मिलेगी, क्वांटिटी रेशियो मिल जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। जैसे लेट से मैंने बोला आपके पास, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कि मेरे पास क्या है, राइस है, ठीक है, टाइप ए है, और जो टाइप ए का राइस है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया है, मान लेते हैं 3.15 रुपीज पर केजी, ठीक है, 3.15 रुपीज पर केजी आपको दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास राइस है वो है टाइप बी का, और उस टाइप बी के राइस का मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 3.75 रुपीज पर केजी। क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस, एटलीस्ट ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि मैं कहूंगा कि इनको मिला दो, इनको मिला दो, मिक्स बोथ। तो अगर इनको हम मिक्स करेंगे, इनको हम मिला देते हैं लेट से, और जो मिक्सचर है, जो इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, सो मिक्सचर का जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, दैट इज हाउ मच, दैट लेट से इज गिवन इज 3.3 रुपीज पर केजी, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ
क्वांटिटीज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, क्वांटिटीज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, ये निकालना है तुमको। ठीक है, जरा बताओ कैसे निकलेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए पहली बात, यहां पर मैंने लिखा लेट से कि ये मेरा टाइप ए है और ये मेरा टाइप बी है। ठीक है, तो आपने कहा टाइप ए में ये वैल्यू क्या है आपकी 3.15 रुपीज पर केजी, यहां पर यही वैल्यू क्या है आपकी 3.75 रुपीज पर केजी, और यहां पर जो बीच में वैल्यू है वो है 3.3। अगर मैं अंतर निकालूंगा तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 0.45, यहां अगर अंतर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 0.15। तो ये अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है 3:1 आ रहा है। सो टाइप 1 का टाइप 2 से जो रेशियो आया वो 3:1 आया। ठीक है, टाइप ए का टाइप बी से जो रेशियो आया वो 3:1 आया। ये क्वांटिटी रेशियो मैंने निकाल के बताया। अब देखिए यहां पर कई कंफ्यूजन यहां पर लोगों को होता है, उनको लगता है हमेशा लोअर वैल्यू इधर रखनी होती है, फिर वो अंतर निकालते समय 50 बार दिमाग लगाते हैं कि अंतर कैसे लिखें। देखो अगर आपको ये सारी वैल्यूज नोन है, जैसे मान लिया आपने बी इधर लिख दिया और ए इधर लिख दिया, तो क्या होगा, टाइप बी अगर इधर लिखा आपने तो 3.75 यहां आ जाएगा, टाइप ए अगर इधर लिखा तो 3.15 यहां आ जाएगा, और यहां तो बीच में 3.3 ही रहेगा। अब जब आप अंतर निकालोगे तो 0.15 यहां आएगा और 0.45 यहां आएगा, जो रेशियो मिलेगा वो तुम्हें 1:3 मिलेगा। कंफ्यूजन अभी भी नहीं होना चाहिए। देखो बी के करस्पॉन्डिंग 1 है और ए के करस्पॉन्डिंग 3 है, यहां क्या था, ए के करस्पॉन्डिंग 3 था, बी के करस्पॉन्डिंग 1 था। तो एनीवे अगर आपको ए रेशियो बी निकालना है तो तब भी वो 3:1 ही है। तो कहने का मतलब है इस चीज में इतना दिमाग मत लगाओ। कई लोग इसको पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है लो वैल्यू हमेशा इधर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो मर्जी है लिखो, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है उस ऑर्डर में लिखो, जो यहां होगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां आएगी, जो यहां होगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां आएगी। तो अगर सवाल में उसने पूछा है कि मुझे ए टाइप और बी टाइप का रेशियो चाहिए तो वो यहां से भी 3:1 मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं जो आप लोगों को अभी समझना है, राइट। ये नोटेशन ध्यान रखना, जब भी आपकी ये वैल्यू है, जैसे यहां पर केजी है, यहां पर भी पर केजी है, तो जब भी आपको जो वैल्यू दी है जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो, जैसे 3.75 3.15, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस को हम किस चीज में व्यक्त करते हैं, रुपीस पर केजी में। तो जब ये पर केजी होगा तो आपको जो रेशियो मिलेगा ना, ये क्वांटिटी रेशियो मिल रहा है केजी वाला, दिस इज ए क्वांटिटी रेशियो। ये मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूं कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो 3:1 है वो किस चीज का रेशियो है। तो ये केजी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, केजी आपका रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, राइस की क्वांटिटी। तो ये राइस की क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक टर्म आपको और समझाने जा रहा हूं, उसके बाद आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, वो आपको समझना है, और वो आपका है एग्जाम्पल 2। ये बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर एग्जाम्पल 2 आपका क्या है, ए मिक्सचर ऑफ, ऐसे लिखता हूं मैं, टाइप ए मिक्सचर राइट। एक है मेरे पास मिक्सचर टाइप ए और एक मेरे पास मिक्सचर है टाइप बी। बहुत ध्यान से देखना इसको, इन दोनों मिक्सचर के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, मान लिया कि आई हैव 50% अल्कोहल, रेस्ट वाटर। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 60% वाटर, रेस्ट अल्कोहल, राइट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा आपका, ओके, वो है 54% वाटर, 54% वाटर। सो फाइंड रेशियो ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। जल्दी से लगाओ जरा।
ratio of type A and type B quickly. So you have a type A mixture, you have a type B mixture, and then I want to have some kind of calculation. Can you do that please? करो. आंसर बताओ. What will be the answer here? 3:7. Okay. All right. 3:2. Okay. Anything else? Anyone is getting? So look, the way to do it is simply this. यहां आप कह रहे हो कि मैंने यहां लिखा 50 दिख रहा है मुझे. The only problem here is कि यहां लिखा है 50% अल्कोहल, यहां लिखा है 60% वाटर, यहां लिखा है 54% वाटर. तो मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं एलिगेशन किस चीज पे लगाऊं, परसेंटेज ऑफ वाटर या परसेंटेज ऑफ अल्कोहल? दैट्स माय क्वेश्चन. पिछले केस में दिक्कत नहीं थी, राइस था, कॉस्ट प्राइस दिया था. यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां परसेंटेज अल्कोहल दिया है, यहां परसेंटेज वाटर दिया है, यहां परसेंटेज वाटर दिया है. तो मैं एलिगेशन किस चीज पे लगाऊं, परसेंटेज ऑफ वाटर या परसेंटेज ऑफ अल्कोहल? या मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे ऐसे ही लिख देना है. 50 यहां लिख देना है, 60 यहां लिख देना है और 54 यहां लिख देना है. ऐसे करना है और वैल्यू आपकी आएगी 6:4, जो कि हो गया 3:2. आई एम जस्ट आस्किंग, ये जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत? टेल मी. 50% अल्कोहल था तो 50 यहां लिख दिया मैंने, राइट. 60% वाटर है, 60 यहां लिख दिया, 54 यहां लिख दिया. ये मेरा आंसर आ गया. ओके, we can apply it anywhere where alcohol or water. I'm just asking, do you say that these two represent the same thing or not? Can this one represent alcohol and can this one represent water? No. Can this one represent something different? No. So the question is that whenever you apply alligation, this is a very important thing where people go wrong. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैरेक्टरिस्टिक पे एलिगेशन लगा रहे हो. व्हाट इज, आई एम गिविंग दिस टर्म इज कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जब आप एलिगेशन लगाओगे तो आप पूछोगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक. जैसे यहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? परसेंटेज अल्कोहल, परसेंटेज वाटर. दोनों तरह से हम मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या तो उसमें परसेंटेज अल्कोहल है या वाटर है, अल्कोहल है या वाटर है. तो दोनों से हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं डिफाइन कर सकते हैं? मिक्सचर हमें बताना है तो हम बोल सकते हैं कि तुम 50% अल्कोहल हो, 50% वाटर हो, 60% वाटर हो, 40% अल्कोहल हो. तो पहले आपको यह डिसाइड करना है कि अगर मिक्सचर में कैरेक्टरिस्टिक एक से ज्यादा है, देन यू हैव टू पिक एनी कैरेक्टरिस्टिक एंड अप्लाई एलिगेशन ओवर दैट. ठीक है. तो कहने का मतलब यहां पर यह है, जैसे ये जो कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, कैलकुलेशन सही है. यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक पिक की गई है वो है वाटर. तो ये लिख रहा हूं मैं कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक उठाई वाटर. ठीक है. वाटर इज ए कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने यूज किया तो 50% जब यहां अल्कोहल था तो बाकी 50% क्या होगा? वाटर होगा. तो ये 50 यहां लिखा है. यहां 60% वाटर है तो यहां भी मैंने 60 लिखा है. और यहां 54% वाटर है तो यहां भी 54 लिखा हुआ है. ऑल थ्री शुड रिप्रेजेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज वाटर. अगर हम यही चीज लगाते अल्कोहल के रेस्पेक्ट में कि हमें अब लेना है अल्कोहल एज ए कैरेक्टरिस्टिक, लेट मी चेंज द कलर. तो अगर हम अल्कोहल कैरेक्टरिस्टिक लेके इस चीज को लगाते तो आप कैसे लिखते? आप ऐसे लिखते कि 50% मेरा अल्कोहल है, दूसरे में 60% अगर वाटर है तो 40% अल्कोहल है. मिक्सचर में अगर 44% वाटर है तो बाकी 46% क्या है? अल्कोहल है. इवन देन यू सॉल्व इट, यू विल गेट द सेम थिंग, 6:4, 3:2. तो अगर एक किसी भी दो मिक्सचर्स में आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज एक से ज्यादा है तो भी टेंशन आपको नहीं लेनी है. आप किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को पिक करके उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं और आपको सही रेशियो ही मिलेगा. ये समझ में आई? यू विल नॉट गो रॉन्ग इन दिस. डू नॉट मिक्स इट.
डू नॉट मिक्स इट, यू हैव टू जस्ट यूज द राइट कैरेक्टरिस्टिक एंड अप्लाई एलिगेशन ओवर इट। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई समस्या किसी को? नहीं। दूसरा देखिए, आपका जो एवरेज वाला लॉजिक है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर देखो क्या था, 50 था, ये 40 था, ये 46 है। इन दोनों की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 50 और 40 का मिडिल वैल्यू कितना होगा? 45। ये 45 ना होकर 46 है। अगर ये 46 है मतलब क्या है? अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये 40 है और ये मेरा 50 है और ये वैल्यू जो मुझे बीच में दी है ये 46 है, तो आप कहोगे मिडिल वैल्यू तो 45 है, ये 45 से इधर सरका हुआ है 50 की तरफ। तो जब भी हम क्वांटिटी रेशियो लिखेंगे यहां पर W1 रेशियो W2, ये क्लियर है कि मेरा W1 W2 से बड़ा होगा। W1 शुड बी मोर देन W2, क्योंकि ये एवरेज को अपनी तरफ खींच रहा है मिडिल वैल्यू से, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी। हम ये नहीं बता सकते कि क्या रेशियो है तुरंत, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूविंग नेक्स्ट। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जांपल जो आपके सामने दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि एलिगेशन कैसे कैसे केसेस में लग सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, शैल आई राइट? लिखूं? देखो ध्यान से, मैंने बोला कि लेट से एग्जाम्पल देखो, ये मैं हूं। ठीक है, अब देखो मैं जा रहा हूं होम टू ऑफिस। ठीक है, होम टू ऑफिस जो मेरी स्पीड है लेट्स से दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होम टू ऑफिस मेरी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। देन मैंने बोला कि ऑफिस टू जो होम की मेरी स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और ये मान के चलना है कि जो मेरा रूट है वो सेम है। ठीक है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्टेंस वाला गेम, डिस्टेंस इक्वल है दोनों केस में। मुझे निकालना है कि यहां पर मेरी एवरेज स्पीड क्या है। ध्यान से देखना, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज माय एवरेज स्पीड। सो देखिए, अब आप कहोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है, बट एक्चुअली एलिगेशन का सवाल है। आई विल शो यू हाउ इट इज एलिगेशन का क्वेश्चन। सो देखो, सबसे पहले तो आप कहोगे कि आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये एलिगेशन का केस क्यों बनता है, और ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब मैं टीएसडी आपको पढ़ाऊंगा। जो भी एवरेज स्पीड होती है वो आपकी क्या होती है? एवरेज स्पीड जब आप निकालते हो तो आप निकालते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही करते हो ना आप? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने यहां पर लिख दिया। ओके, आपने ये बोला लेट्स से कि ये स्पीड मेरी है S1, ये स्पीड है मेरी S2। सो आपने कहा कि S1 स्पीड से लेट्स से आप T1 टाइम के लिए चले और S2 स्पीड से आप क्या चले? T2 टाइम के लिए चले, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 बना। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इसको अगर आप कंपेयर करें, इस एक्सप्रेशन को जो आपके सामने लिखा है, इसका कंपैरिजन आप इससे करो, A1 W1 प्लस A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। क्या दोनों एक तरह दिख रहे हैं? यस। क्या अंतर है इसमें? जो आपका A1 और A2 हैं ये हो गई स्पीड्स, हो गई। ठीक है, और जो तुम्हारे T1 और T2 है क्या? दे आर इक्वली द वेट रेशियोज। आर दे वेट रेशियोज आर नॉट? यस। जो यहाँ T1 और T2 है दे आर सिमिलर टू W1 एंड W2। वहां मैंने आपको क्या बोला था कि जब रुपीस पर केजी लिखा होता है और आप एलिगेशन लगाते हो तो किलोग्राम का रेशियो मिलता है, क्वांटिटी रेशियो मिलता है। अगर यहां पर किलोमीटर पर आवर आपका लिखा हुआ है वैल्यू पर आवर है, तो अगर आप यहां एलिगेशन लगाओगे तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा। तो जो वेट रेशियोज हैं W1 रेशियो W2, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज क्या हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कॉस्ट प्राइस थी तो वो क्वांटिटी रेशियो आपका था वेट रेशियो, क्वांटिटी रेशियो वाज दैट। यहां पर जब किलोमीटर पर आवर में कोई चीज लिखी हुई है तो ये आर का रेशियो जो होगा वो आपका वेट रेशियो होगा। दैट इज अ सिंपल एनालॉजी दैट यू कैन यूज। तो यहां अगर हमने इसको मिक्स किया है तो आपको दिख रहा है
तो अगर आप यहाँ एलिगेशन लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे, एक जगह आप S1 लिखोगे, एक जगह आप S2 लिखोगे, और यहाँ पर जो भी एवरेज स्पीड है वो यहाँ आएगी बीच में। और आपको पता है ये जो रेशियो है वो है T1 रेशियो T2, क्योंकि वेट रेशियो इज नथिंग बट T1 रेशियो T2। तो आप कहोगे मुझे ये पता है, ये वैल्यू मेरी कितनी है 60 है, ये वैल्यू मेरी कितनी है 40 है, ये वैल्यू मेरी कितनी है। अच्छा अब देखो यहाँ क्या T1 रेशियो T2 आपको पता है, यस। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का छोटा सा वैल्यू अगर आपको पता है, ये फॉर्मूला की स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब चूंकि यहाँ पर दूरी दोनों में सेम है, जब दूरी सेम होती है तो S1 रेशियो जो S2 होता है वो T2 रेशियो T1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 अपॉन है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्पीड रेशियो मुझे पता है 60 रेशियो 40 है, 3 रेशियो 2 है, तो ये T1 रेशियो T2 क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 3 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ये रेशियो पता है, मुझे ये निकालना है। तो आप चाहो तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे निकल जाएगा। या फिर आप एलिगेशन कैसे लगाओगे, यहाँ पर एलिगेशन में एक प्रॉब्लम आपको नजर आएगी, और वो प्रॉब्लम मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है इसमें, और इसी केस से फिर हम आपको ले चलेंगे स्ट्रेट एलिगेशन की तरफ। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जब एस एवरेज बीच में लिखा होता है, जो निकालना है मुझे, रेशियो पता है, मुझे ये वैल्यूज मालूम है, रेशियो मुझे पता है, और मुझे जब ये निकालना होता है तो आप इसी फॉर्मूले को सीधा यूज कर सकते हो, AWT जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है। हम एलिगेशन फॉर्मूले में पता है क्यों आए थे, जब हमें क्वांटिटी रेशियो निकालना था, तो एलिगेशन ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर हमें सीधे ये वैल्यू निकालनी है, एवरेज स्पीड S1 T1 S2 T2 T1 T2 जहां सब पता है मुझे, तो मैं इसी से निकालूंगा ना। यहां 60 और 40 रख के आंसर निकालो, तुरंत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एलिगेशन यहां भी लग सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये समय लेता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको अभी एलिगेशन के 3 प्रकार समझाऊंगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एस एवरेज की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 48। आप इससे सॉल्व कर लो, बट मैं आपको अभी स्ट्रेट एलिगेशन भी समझाता हूं। तो देखो एलिगेशन के अब 3 टाइप हैं जो आपको फोकस करने हैं, तो मैं यहां लेकर आ रहा हूं आपको 3 टाइप ऑफ एलिगेशन आर देयर। सो आप देखो जरा टाइप 1 एलिगेशन क्या है। टाइप 1 एलिगेशन आपका ऐसा होगा कि आपको यहां A1 होगा, यहां आपका A2 होगा, यहां आपका AWT होगा, और यहां आपका होगा W1 रेशियो W2 जो आपको निकालना है, ठीक है। सो अगर मुझे ध्यान रखिएगा, इफ टाइप 1 कैसे डिफाइन होगा, इफ A1 A2 AWT आर गिवन, दिस इज योर टाइप 1। A1 A2 AWT आर गिवन, तो ये टाइप 1 है। तो इस एलिगेशन को मैं नाम दे रहा हूं क्रॉस एलिगेशन। क्रॉस एलिगेशन इज बेस्ट मेथड, क्योंकि यही हमने देखा हुआ है कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे सब्ट्रैक्शन करके रेशियोज आ जाते हैं। तो अगर मुझे A1 A2 AWT दिया हुआ है तो योर क्रॉस एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। टाइप 1 ये हो गया आपका। आई एम कमिंग टू टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 आपका क्या है, A1 A2 AWT, और यहां पर आपका हो गया W1 W2, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस में क्या लिखने जा रहा हूं मैं आपसे, कि मुझे A1 A2 गिवन होगा, W1 रेशियो W2 यानी वेट रेशियो भी गिवन होगा, और इसमें आपको निकालना होगा फाइंड AWT, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप वो रेशियो लिख के W1 अपॉन W2 जो दिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं टाइप 2 का। टाइप 1 का मैंने एग्जांपल नहीं दिया बिकॉज इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट केस, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो यही कि यहाँ है 60, यहाँ है 40, और यहाँ है मान लिया 48, और आपको मैं पूछूं कि बताओ क्वांटिटी रेशियो क्या है, ठीक है। तो क्वांटिटी रेशियो अगर आपको निकालना है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो आप कहोगे ये कितना होगा आपका 8, और ये कितना होगा आपका 12, तो रेशियो कितना होगा 2:3, दैट इज टाइप 1। तो ये वैल्यूज आपको क्या है गिवन है, और रेशियो आपको वेट रेशियो निकालना है, निकल गया। तो यहां देखो इसका एग्जांपल आप देखो ध्यान से, अभी हम लोग कर रहे थे जैसे ये था मेरा 60 था, ये मेरा मान लिया 40 था, ठीक है, और यहां पर मुझे ये वैल्यू दिया है 2:3, रेशियो पता है मुझे, ठीक है।
2:3 वेट रेशियो, और ये वैल्यू मुझे निकालनी है AWT। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूं। इसमें अगर आपने एलिगेशन लगाया ऐसे तो दो तरीके हैं। पहली बात तो आपको पता है कि 40 छोटा है और 60 बड़ा है, तो 60 अगर बड़ा है तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगा 60 माइनस AWT, ठीक, ये बनेगा AWT माइनस 40, ठीक है। अब आप कहोगे इनका जो रेशियो है ये 2:3 के बराबर है, AWT माइनस 40 बटे 60 माइनस AWT, और ये वैल्यू मेरी कितनी है 2:3। देन यू विल सॉल्व AWT की वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी आएगी 48। पर इसको कहते हैं समय की घोर बर्बादी। क्यों? क्योंकि आपको अगर AWT निकालना था, AWT अगर आपको निकालना था तो आप सीधे फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते थे। आप कहते हैं कि AWT अगर हमको निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा 60 × 2 प्लस 60 × 2 प्लस A2W2 40 × 3 40 × 3 बटे 5। तो यहां से निकाल लेते हैं हम, तो हम कहते हैं हो गया 120 240 बटे 5 48, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीधे टाइप 2 को यूज करते हैं देन जिसमें ये निकालना है मुझे बीच वाली वैल्यू, देन आप कह सकते हो कि सिंपली वेटेड एवरेज फॉर्मूला इज गुड देन क्रॉस एलिगेशन। सो वेटेड एवरेज फॉर्मूला इज फास्ट, ठीक है। अभी मैं क्रॉस को कंपेयर कर रहा हूं किससे, वेटेड एवरेज फॉर्मूला से। तो यहां पर फास्ट क्या है, वेटेड एवरेज का सीधे फॉर्मूला अगर मुझे ये निकालना है और ये सारी वैल्यूज दी हुई, ठीक है, समझ में आया। मूविंग टू टाइप 3, सो आई एम मूविंग नाउ टू टाइप 3। जस्ट लुक एट इट, टाइप 3 क्या है। देखो टाइप 3 क्या होगा कि तुम्हारा A1 होगा, A2 होगा, AWT होगा, और यहां पर आपका जो W1 रेशियो W2 है इसमें क्या क्या दिया होगा और क्या नहीं दिया होगा। तो इसमें आपको AWT दे देगा, ठीक है, W1 W2 का रेशियो दे देगा, ये गिवन है, ये गिवन है, राइट। और मान लिया आपको A1 भी दिया हुआ है, A1 गिवन है, और आपसे पूछेगा A2 की वैल्यू निकाल दो, या फिर आपको कहेगा A2 गिवन है और A1 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। ये आपका टाइप 3। सो कमिंग टू द टाइप 3 केस और लुक एट द एग्जांपल। जैसे मैंने आपसे ये बोला, यहां पर मेरी वैल्यू जो है वो है 3.15, ये वैल्यू है मेरी 3.3, और ये वैल्यू है मेरी 3.75, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो यहां पर रेशियो है आपको वो दिया हुआ है कि ये 3:1 है। मैं मान लिया इसको अब हटा देता हूं कि ये दिया नहीं हुआ है, मुझसे ये पूछा है। अब आप क्या कहोगे, अब आपको इसको अगर करना है एलिगेशन को यूज करके तो ऐसे करना पड़ेगा कि आप सिंपली बोलोगे कि देखो इन दोनों का जो अंतर है जो कि 0.15 है, अगर वो 1 के बराबर है, ऑलराइट, और मुझे ये निकालना है, तो या तो अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आप कहोगे कि ये वैल्यू मान लेते हैं x के बराबर है। तो फॉर्मूले से आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि ये जो अंतर है 0.15, मैं लिख रहा हूं यहां पर 0.15 का अंतर है यहां पर इन दोनों के बीच में, डिवाइडेड बाई जो नीचे आप लिखोगे वो लिखोगे x माइनस 3.3। तो पहले तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है, चूंकि ये छोटा है 3.3 से तो ये बड़ा होगा, इसलिए x माइनस 3.3 मैंने यहां लिखा, और ये वैल्यू क्या है 1:3 के बराबर है। अब आप कहोगे मेरा x माइनस 3.3 जो है वो 0.45 के बराबर है। अब आपका वैल्यू क्या आएगा, x आएगा 3.75। देखो पहली बात तो तुम x मान के चल रहे हो, समय की घोर बर्बादी कर रहे हो, दिस इज नॉट ए राइट मेथड। तो यहां भी जो टाइप 3 में जो आपका क्रॉस एलिगेशन है वो स्लो है, जो क्रॉस एलिगेशन है दैट इज स्लो। तो एक्सेप्ट टाइप 1 जो हमारा क्रॉस था जिसमें हमें सीधे वेट रेशियो निकालना है, क्रॉस एलिगेशन फेल्स टू इम्प्रेस अस, बहुत इंप्रेस नहीं करता हमें बिकॉज इट्स स्लो, राइट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग द डैड और द मॉम, राइट, लेट्स ब्रिंग देम। तो वो क्या करेगा, वो टाइप ही खत्म कर देगा सारा। तो जब क्रॉस एलिगेशन से काम नहीं बना
तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। देखो इफ आई जस्ट शो यू दिस क्रॉस एलिगेशन का मेथड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 60, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 40, यहाँ लिखा हुआ है 48, यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 3। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके। क्रॉस से कैसे ये बनेगा स्ट्रेट एलिगेशन, इसको समझाते हैं। इफ आई जस्ट डू लाइक दिस, क्या नाई की कैंची की तरह दिख रही है आपको? ये नाई की कैंची हो गई, ठीक है। नाई की जो कैंची है ना, इसको अब मैं करने जा रहा हूं बंद, मतलब उंगली डालो ऐसे दोनों में और ऐसे इसको शट से कर दो, ठीक है। तो इफ यू क्लोज इट आउट, इट विल बिकम ए लाइन, इट विल बिकम ए लाइन। और इस लाइन में ध्यान से देखना क्या क्या होने वाला है। आपने कहा यहां 60 आ जाएगा, यहीं 2 आ जाएगा, यहां 40 आ जाएगा, यहीं 3 आ जाएगा, और यहां पर जो भी आपका एवरेज है दैट विल बी समवेयर हियर 48, क्योंकि ये लाइन बन गया। अगर हमने इस कैंची को क्रॉस को बंद करेंगे ना, दिस विल बिकम ए लाइन लाइक दिस। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये क्रॉस एलिगेशन में 2 कहां से आया था? 2 आया था इन दोनों के अंतर से, 40 और 48 के अंतर से। तो 2 जो यहां पर लिखा हुआ है ये कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है, 40 और 48 के बीच के अंतर से आ रहा है, ओके। और ये 3 यहां कहां से आया था? ये आया था इन दोनों के अंतर से, ऑल्दो ये था रेशियो आपका 2:3। तो ये जो 3 है वो आया यहां से, राइट। तो आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेशियो यहां लिखे होते हैं, ये बेसिकली क्रॉस का ही कन्वर्जन है, बट बहुत यूजफुल, अभी समझाता हूं मैं आपको। तो जैसे आपने इसको स्ट्रेट बनाया, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 रेशियो लिखा हुआ है, 2 रेशियो पार्ट है, वो यहां से आता है, ठीक है। और ये जो 3 रेशियो पार्ट है वो यहां से आता है, वी कैन सी फ्रॉम द क्रॉस। अब ये मेथड कैसे यूजफुल होने वाला है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं विद द एग्जांपल्स दैट आई टुक, ओके। सो लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे आपका जो टाइप 1 है, टाइप 1 जो है, मैं कह रहा हूं इसमें टाइप आपको लेना ही नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 क्वेश्चन जो है आपका, जैसे ये टाइप का है आपका 60 है, यहां पर मान लिया दिया हुआ है, यहां पर आपको 40 दिया हुआ है, और यहां पर आपको रेशियो दिया है 2:3, सॉरी निकालना है, मान लिया ये वैल्यू आपको 48 दी है। तो आप इन दोनों का जो अंतर है, जो कि आ रहा है 8, वो यहां लिख दो। इन दोनों का जो अंतर है 48, वो 12 यहां लिख दो। तो 8:12 आपको क्या दे देगा? 2:3। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो क्रॉस इज बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी वही कर रहा है जो क्रॉस कर रहा है। स्ट्रेट एलिगेशन इज डूइंग द सेम थिंग द क्रॉस इज डूइंग, नो स्पेशल फीचर लेके कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टाइप 1 में आप क्रॉस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी वही कर रहा है और क्रॉस ज्यादा बेहतर दिखता है डिफरेंस में, तो यू कैन यूज दैट डायरेक्टली। व्हाट अबाउट टाइप 2? लेट्स सी द टाइप 2 केस। सो टाइप 2 केस में मैंने आपको ये बोला था कि आपको मैंने ये दे दिया है 60 और ये दे दिया है आपको 40, बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैंने कहा था कि आपको मैंने रेशियो दे दिया है 2:3। ये टाइप 2 का सवाल ऐसे होता है, 2:3 रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे एवरेज पूछा जाएगा कि बता दो एवरेज कितना है, यहाँ कहीं एवरेज है वो निकालना है मुझे। तो देखो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका सिंपल सा ही है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, मेथड को। आपने कहा कि देखो 2 पार्ट जो है वो यहां से आता है और 3 पार्ट यहां से आता है, तो कुल मिला के ये दूरी और ये दूरी अगर हम जोड़ लें तो आप कहोगे 3 पार्ट यहां से आया और 2 पार्ट यहां से आया, तो कुल मिला के ये जो 5 पार्ट है वो 40 और 60 के बीच की दूरी है, दैट इज इक्वल टू 60 - 40, यानी 20 के बराबर हो गया। सो 1 पार्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से, दैट बिकम इक्वल टू 4, 4 के बराबर हो गया। अब देखो आप ये कहोगे कि देखो ध्यान से, अब क्या करना है आगे आपको, आप कहोगे ये जो 1 पार्ट अगर 4 के बराबर हो गया तो 3 पार्ट जो है, जो कि यहां जाना है मेरा, ये वाली दूरी है 3 पार्ट वाली, ये 12 के बराबर हो गई, 3 × 4, 3 × 4 हो गई। और देखो ध्यान से, ये जो दूरी है आपकी, ये वाली दूरी जो है, ये 2 × 4 कितना, 8 के बराबर हो गई, ये दूरी 8 के बराबर हो गई। नाउ अंडरस्टैंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, दैट इज दिस। मुझे ये दूरी मिल गई, मुझे ये दूरी मिल गई, इनके बीच का जो 20 था वो मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू क्या है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, जो भी 2 वैल्यूज तुम्हें पहले से पता है, नोन है, 60 और 40, उससे आप एक डायरेक्शन डिसाइड करोगे। तो यहां पर ये दिशा क्या है, 60 से 40, यह है डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज,
यह है डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज, ध्यान से देखना, है कि नहीं है, 60 से 40 की तरफ। तो अगर आप इस दिशा में मूव करोगे तो वैल्यू आपको डिक्रीज करनी है, और अगर मैं 40 से 60 की तरफ जाऊंगा तो वो होगा डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज। तो इधर अगर जाना है तो वैल्यू मैं ऐड करूंगा। तो 60 माइनस 12 कितना हो गया आपका, 48 हो गया। आप ये भी कर सकते थे कि 40 से इधर जाते, तो 40 से 60 है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज, तो 40 प्लस 8 करते तो भी आपको 48 ही मिलता। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबल हो तो आपको मालूम है कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन दोनों के बीच में होती है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं होगी तो 60 में 12 में जोड़ नहीं सकता हूं, मुझे घटाना ही पड़ेगा। अगर मैं 40 से चलना शुरू करूंगा तो मैं 8 घटा नहीं सकता हूं, मुझे जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरेज को बीच में लेकर आना है। तो यहां पर आप खुद ध्यान से देखो क्या हुआ कि या तो आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे, बट उसमें मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन की वजह से आपका कैलकुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। यहां पर आप देखो सीधा यू आर लुकिंग एट द टोटल डिस्टेंस, और उसको डिवाइड करके आप आसानी से एवरेज निकाल पा रहे हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। टाइप 2 में भी, टाइप 1 में तो बिल्कुल सेम है क्रॉस एलिगेशन की तरह, टाइप 2 में इट इज गिविंग अस आंसर फास्टर। प्लीज एनीवन, समझ में आ रहा है बात, बोलो यस नो। सो गए सब, भाग गए सब, मैं भी भाग जाऊंगा अभी। ओके, क्लियर है, फाइन। अब मैं आ रहा हूं आपके पास टाइप 3 के ऊपर। सो वेयर इज द टाइप 3? टाइप 3 इज हियर। जो टाइप 3 केसेस है उसको आप ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मान लिया कि ये वैल्यू है मेरी 3.75, आपको अगर ध्यान हो 3.75, ठीक है, ये नहीं पता है मान लिया। यहां पर मुझे दिया कि आपका जो एवरेज है इनका वो 3.3 है, और ये रेशियो आपको दिया है 3:1, ठीक है। मैंने क्या लगाया, क्रॉस एलिगेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आप कहोगे ये जो 3 होता है वो यहां से आता है, तो ये दूरी कितनी है, जो नोन दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3.3 और 3.75, आपने कहा 0.45 के बराबर है, ठीक है। सो 3 की दूरी अगर 0.45 के बराबर है तो 1 की दूरी किसके बराबर है, 0.15 के बराबर है। अब देखो ये जो 1 है वो यहां से आता है, और तुम्हें पता है कि 1 किसके बराबर है, 0.15 के बराबर है, तो मैंने 0.15 यहां लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क वाली। तो वो 3.3 से 0.15 दूर है। अब ये देखना है पहले है या बाद में है। देखो पहले बाद में ये मत देखना कि लेफ्ट में लिखा है तो कम करना है, ऐसा नहीं होता है, ओके। लेफ्ट में जाने से वैल्यू कम नहीं होती है, लेफ्ट में जाने से वैल्यू कम नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में वैल्यू किस तरीके से लिखी हुई है। तो हमेशा ये गलती मत करना कि बाएं जाना है तो कम करना है, नहीं, ये लॉजिक गलत है। हमें डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज डेटा से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक वैल्यू ऑलरेडी 3.75 है, एवरेज हमेशा क्या होता है, लो और हाई वैल्यू के बीच में होता है, तो अगली वैल्यू 3.3 प्लस 0.15 नहीं हो सकती है, बल्कि लेस होगा उससे। तो ये वैल्यू होगी आपकी सिंपली 3.15, क्योंकि 0.15 कम करेंगे। दूसरा तरीका इसको पहचानने का ऐसा था कि हम कहते कि देखो ऐसा है कि 3.75 से 3.3, ये जो दो नंबर्स दिए हैं ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज, डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज है तो इधर जाओगे तो घटाना है, तो 3.3 में 0.15 घटाया तो आपकी वैल्यू आ गई 3.15। सो मैं आपको ये कह रहा हूं, ओके, कि तीनों टाइप में अगर आप देखो स्ट्रेट एलिगेशन को, तो इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, एक्स नहीं मानना पड़ा कहीं भी, और ये इक्वली एफिशिएंट है तीनों मेथड्स में, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेट एलिगेशन एक ग्रेट लेवलर है, ये टाइप को खत्म कर देता है, इसमें किसी टाइप की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो पार्ट्स हैं, जो भी नोन वैल्यूज हैं, अगर ये नोन वैल्यू थी तो इसका अंतर इसके बराबर करके हमने क्या किया, एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली, फिर इसकी वैल्यू निकाल के यहां डाल दी, ये निकल गया। अगर मुझे ये दोनों नोन होते हैं तो मैं क्या करता हूं, सम ऑफ पार्ट्स
को मैं उसके बराबर कर देता हूं और एवरेज निकाल लेता हूं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सो दैट्स वाई स्ट्रेट एलिगेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस एंड मास्टर करो, इससे आपको अत्यंत फायदा होगा, अत्यंत ही फायदा होगा। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? से यस। देखिए 3 के वेटेड एवरेज में डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगता है, ठीक है, उसमें मॉडिफाइड एलिगेशन लगता है, और मॉडिफाइड एलिगेशन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, यूजिंग एलिगेशन ट्वाइस लाइक दैट। तो आपको जो यूजुअली एलिगेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे दे विल बी बेस्ड ओनली ऑन 2 मिक्सचर्स, 2 नंबर्स और उनके मिक्सचर्स। 3 जो होता है ना, 3, मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं एवरेज में, कि मैंने कहा था जब 3 क्वांटिटीज होती हैं तो जो रेशियोज होते हैं, लेट्स से मैंने बोला कि मेरे को 3 मिक्सचर मिला के एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक लेके आना है, उसमें बहुत सारे रेशियोज पॉसिबल होते हैं, देयर आर मेनी रेशियोज दैट आर पॉसिबल, लेकिन 2 को मिला के अगर कुछ लाना है तो एक ही रेशियो पॉसिबल होता है। इसलिए जो आपका ये एलिगेशन है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इट इज ओनली फॉर 2 टाइप्स, नॉट 3, नॉट 3, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एलिगेशन कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहां 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 लग जाता है, ठीक है, बट एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, किसी का नाम यूज करना है मुझे, कौन है, कौन तैयार, हु इज वॉलंटियरिंग अपना नाम देने के लिए, जल्दी बताओ। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के साथ तुमको मैं सिखाऊंगा एलिगेशन, राइट? सो हु इज रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ कहानी? तैयार हो? अखंड प्रताप सिंह जी तैयार हैं? दैट्स रियली वंडरफुल। ओके, सो अखंड जो है एक बार अखंड, इन्होंने इतना बड़ा गेम खेला ना, तुम सोच भी नहीं सकते अभी क्या करने वाला है इनके साथ में। ठीक है, वॉलंटियर कर दिया तुमने, खुद ही मौका दे दिया मुझे। यस, सो अखंड जो है काफी दिनों से टिंडर नाम का एक ऐप है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, टिंडर जानते हो तुम लोग? युवा लोग अगर टिंडर के बारे में नहीं जानते हैं फिर क्या ही जानते हैं। ठीक है, इंस्टॉल मत कर लेना अगर नहीं किया है तो, मैंने भी नहीं किया है, ठीक है, बट जानता हूं मैं, कई मित्र हमारे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो टिंडर नाम का ऐप ये यूज कर रहे हैं, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करके जो है अपने लिए खोज रहे हैं कोई साथी, जीवन साथी नहीं, साथी, ठीक है, मुश्किल समय में साथ रहने वाला। तो इन्होंने क्या हुआ कि इनकी बात हुई, कई सारी प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक डेट इनकी फाइनल हुई, राइट? समझना ध्यान से, डेट फाइनल हुई। डेट जानते हो ना तुम लोग? मैं पहले डेट का मतलब ही नहीं जानता था, गांव के लोग बड़ी लेट जान पाए, लोग कहते हैं डेट डेट, मुझे समझ नहीं डेट क्या होता है भाई। फिर धीरे धीरे समझा कि अच्छा डेट मतलब होता है कुछ की मुलाकात होती है, ठीक है। तो ये डेट पर गए, डेट पर गए, डिसाइड हुआ कि भाई डेट आना है, डेट पर मिलते हैं। तो डेट के लिए इन्होंने जो लोकेशन चुनी वो लोकेशन थी जू की, ठीक है। क्या इरादा था इनका हमें नहीं पता, ठीक है, बट जू गए ये लोग कि पक्षियों के बीच में बैठ के अच्छे से बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, जू गए। तो वहां पर क्या हुआ कि अखंड की जो बात हो रही थी, टिंडर पे इनकी मुलाकात जो हुई वही हुई किससे, टिंडर पे इनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात हुई ऐश्वर्या से। ठीक है, किससे मुलाकात हुई अखंड की? ऐश्वर्या से मुलाकात हुई, और ये जू गए मिलने के लिए। तो जू में क्या हुआ कि जब ये जू में मिलने पहुंचे वहां पर, तो अखंड ने व्हाट्सएप पे तो बात हो रही थी पहले से, ठीक है, फोटो वोटो देख ही रखा था, सब कुछ था, ठीक है। तो ये जंगल वहां जाके जू में खोज रहे हैं कि कहां पर वो लड़की है ऐश्वर्या नाम की, इन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो फिर इन्होंने फोन किया, और जब इन्होंने फोन किया तो इनके बगल में ही फोन बजा, तो वो पता चला कि ऐश्वर्या जो है वो लड़का है, ठीक है, क्या है, लड़का है। ठीक है, ऐसा होता है टिंडर पे।
कि रॉन्ग प्रोफाइल बना दी जाती है। मैंने सुना है, एक दो केसेस हमारे दोस्तों के साथ भी हुए हैं, तो उसी को मैं व्यक्त कर रहा हूं। सो ऐश्वर्या ने फोटो तो लड़कियों वाली लगा रखी थी, लेकिन वाकई में ऐश्वर्या जो थी वो लड़का थी। और पता लगा दोनों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही साथी खोज रहे थे। ठीक है, तो हुआ ये कि इसके बाद अखंड को बहुत बड़ा जोर का झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा कि ये काफ़ी दुखी हो गए, नाराज हो गए। इन्होंने ऐश्वर्या को तो भगा ही दिया, ठीक है, कि तुम यहाँ से निकलो, मेरे साथ तुमने धोखा किया है, काइंड ऑफ। ठीक है, अब बैठे हुए हैं जू में, क्या करें। ठीक है, तो इन्होंने कुछ किया, राइट। इन्हें घर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, कि उनको पता था इनके दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं कि डेट पे क्या हुआ, बताने की हालत में थे नहीं। तो इन्होंने जू में कुछ काम किया, वो बताता हूँ इन्होंने क्या किया। ठीक है, जू में इन्होंने देखा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ जानवर। तो इन्होंने नोटिस किया कि जू में 2 टाइप ऑफ एनिमल है, राइट। ऑलराइट, वन, he noticed there are horses. Second, he noticed there are pigeons. ठीक है, देखो जंगल से बाहर निकल आओ तुम लोग, जू से। ठीक है, अखंड अभी जू में है, आप लोग नहीं हो, राइट। सो ही इज डूइंग समथिंग टू पास हिज टाइम। क्या करे वो, इतना बड़ा धोखा जीवन का। हॉर्सेस और पिजन्स 2 तरह के लोग थे। आपको पता है हॉर्सेस आर 4-legged एनिमल, 4-legged एनिमल, एंड पिजन्स आर 2-legged एनिमल। ठीक है, इनकी 4 लेग्स होते हैं, इनके 4 लेग्स होते हैं। सो व्हाट ही नोटिस, एक्चुअली जस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट, just understand this, what happened. So what he is noticing, first 3 things he noticed, that total 80 animals हैं यहाँ पर, total 80 heads दिखाई दिए उसे। अपना जोड़ नहीं रहा है, ऐश्वर्या तो भाग चुका है बाहर, ठीक है, चला गया वो। तो टोटल 80 हेड्स हैं उसको दिखाई दिए, राइट। एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही नोटिस्ड मोर वाज दैट टोटल 260 लेग्स दिखाई दिए, राइट। सो दिस इज व्हाट ही नोटिस्ड, okay, that there are 2 type of animals, horses and pigeons। 4 लेग और 2 लेग होते हैं, आपको पता है। तो then he noticed like this, there are 80 heads and there are total 260 legs। ठीक है, then he started thinking कि can I find number of horses and number of pigeons just using this data, not counting them individually, though he could, क्योंकि he is खाली, but he wanted a little challenge. So he said, okay, I will just count number of legs total, I'll count number of heads. Based on that, can I find the number of horses and number of pigeons, right? And he found something really, really interesting. Let me show you. So he started thinking about allegation. He said कि can I apply allegation? There are 2 types, horses and pigeons. Most people think कि यहाँ पर apply नहीं होगा allegation, but it will be applied. Why? अगर हम horses को देखें कि they have 4 legs, इनकी जो characteristic है वो number of legs है। अगर characteristic number of legs है तो horses are having 4 legs and pigeons are having 2 legs। तो तुम 2 लेग को 4 लेग वाले से मिक्स कर रहे हो। अगर 2 लेग को 4 लेग वाले से मिक्स कर रहे हो तो ये जो वैल्यू लिखी है टोटल नंबर ऑफ लेग्स 260, ध्यान से देखना 260, और इसको अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3.25, 3.25। So just only thing is that do not try to make meaning of this data.
अब कहोगे एवरेज 3.25 लेग्स है, इसका क्या मतलब है? 3.25 लेग्स कैसे हो सकते हैं? क्या चौथा लेग 1/4 है? नहीं, ठीक है। इट सिंपली मीन्स कि दिस इज 2 टाइप्स, और हम अगर मैथमेटिकली देख रहे हैं तो टोटल अगर 260 लेग हैं 80 लोगों के, तो वो 3.25 लेग्स बनेंगे पर हेड। एलिगेशन में आपको क्या चाहिए होता है? एलिगेशन में आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए होता है यहां पर एक टाइप की वैल्यू, यहां चाहिए होती है दूसरे टाइप की वैल्यू, और यहां चाहिए होता है उन सबका एवरेज, जो कि यहां पर क्या है 3.25। अब आप मुझे बताओ कि आर यू हैविंग दिस वैल्यू और नॉट? ये 1.25 बन गया यहां पर, और ये क्या बन गया आपका 0.75। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? ये रेशियो आपका कन्वर्ट हो गया 5:3 में। ये वैल्यू किसको करेस्पॉन्ड कर रही है? हॉर्सेस को। ये वैल्यू किसको करेस्पॉन्ड कर रही है? पीजन्स को। तो 5:3 है और टोटल वैल्यू आपकी 80 के बराबर है, तो ये वैल्यू 50 हो गई और ये वैल्यू 30 हो गई कि नहीं? ओके, इज इट क्लियर? मेक सेंस? So what I'm trying to say is that this is the way you can find the value using alligation. So ये कोई जरूरी नहीं है। कई लोग सोचेंगे हॉर्सेस और पीजन्स को मिला के क्या मिक्सचर बन सकता है क्या? तो देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मिक्सचर हमेशा पानी और दूध मिलाने से बनेगा या शराब और पानी मिलाने से बनेगा, ऐसा नहीं है। मिक्सचर किसी भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से बन सकता है। जैसे यहां पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ लेग्स। क्या आप नंबर ऑफ हेड्स में एलिगेशन लगा सकते हो? कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके पास सिर तो एक ही है ना, वहां डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अगर एक सिर उसका एवरेज भी एक ही होगा। तो अगर वो काउंट करता कि टोटल नंबर ऑफ सिर कितने हैं तो उसको 80 मिलते। तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, पर उस पर एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं है। अगर वो डिफरेंट नहीं है तो आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। एक हेड ऑन एन एवरेज क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं। लेकिन जब हम उस कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ेंगे जो डिफरेंट है दोनों में, देन यू कैन फाइंड द रेशियो हाउ इट इज हैपनिंग। 4, 2 एंड एवरेज हमने कैसे निकाला? 260/80। अब एक चीज का ध्यान रखना, एलिगेशन में केवल और केवल एग्जामिनर क्या कर सकता है तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा, राइट? कि एवरेज डेटा आपको डायरेक्ट नहीं देगा। एवरेज डेटा जैसे यहां पर क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स बता दिया है, नंबर ऑफ हेड्स पता है, तो एवरेज निकालना पड़ रहा है। ओके, क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको करने का एक तरीका और भी होता है। देखो, जो हमने एलिगेशन अभी लगाया यहां पर, यहां 4 था, यहां 2 था, और यहां आपका 3.25 मैंने लिखा था। ठीक है, ध्यान है आपको? एक बात बताओ आप कि आपके पास अगर टोटल 80 लोग हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास टोटल 80 लोग हैं और मुझे अल्टीमेटली ये रेशियो निकालना था 1.25, यहां लिखा मैंने, और यहां पर ये वैल्यू लिखी मैंने 0.75। एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को अगर मैं सबको 80 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो क्या होगा? आप कहोगे ये बनेगा 320, ये बनेगा 80 दूना 160, ये बनेगा 80 इंटू 3.25 कितना 260, ये बनेगा 80। अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी? आप अगर इसको माइनस करोगे तो ये 100 आ जाएगी, और यहां पर ये वैल्यू माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। अभी भी रेशियो तुम्हारा क्या है? 5:3 ही है। सो देखो, होता क्या है कि अगर हम एलिगेशन को यहां देख रहे हैं, ठीक है, इन सारी वैल्यूज को अगर आप किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो 10 है, 20 है, 100 है, तो क्या होगा ये कि तुम्हारा रेशियो चेंज नहीं होता है। अगर आप इन सब में तीनों में कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली रेशियो में वो कॉमन चीज कट ही जानी है आपकी, उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे कि जैसे यहां पर मैं इसको ऐसे भी समझा सकता था आपको कि अगर 4 लेग है और 2 लेग है और यहां टोटल आपको कितना दिया है 260, तो आप कहोगे 260 यहां लिखो, टोटल में नंबर ऑफ लेग्स कितने आए 260, और मैं ये मान लेता हूं कि सारे 80 जो है वो 4 लेग वाले होते, टोटल कितना होता 320 होता। सारे 80 अगर 2 लेग वाले होते तो टोटल कितना होता 160 होता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि कंसीडरिंग कि सबके पास 4 लेग्स हैं या 2 लेग्स हैं और उनका मिक्सचर जो है हमें टोटल नंबर ऑफ लेग्स 260 दे रहा है, तो 80 इंटू 4, 80 इंटू 2, 80 इंटू, ये तो दिया ही हुआ है आपको टोटल 260। यहां से भी आप एलिगेशन लगा सकते हो।
सो एलिगेशन में हमें बस ध्यान ये रखना है कि आवर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू शुड बी सेम, दे कैन नॉट बी डिफरेंट, दे हैव टू बी हैव सेम। कैरेक्टरिस्टिक का नेचर सेम होना चाहिए। तो हम टोटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सभी को? 3.25 कैसे आया था? मैंने बोला था कि 260 नंबर ऑफ लेग्स हैं और उसको आपको किससे डिवाइड करना है? अगर 80 जानवर हैं, जो कि कह रहे हैं ना, देयर आर 80 हेड्स, 80 हेड्स का मतलब 80 जानवर है ना, तो पर जानवर कितने लेग्स हुए? 3.25। इसी को तो एवरेज बोलते हैं ना मिक्सचर का, कि दोनों को मिला देंगे तो पर लेग कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी आई? 3.25। तो आप चाहो तो कि ओवरऑल एवरेज पे एलिगेशन लगा लो, या चाहो तो आप ये मान लो कि सारे एक ही तरह हैं। सारे अगर हॉर्सेज हैं तो 320 लेग होते, सारे अगर ये हैं तो 160 लेग होंगे, और सारे का टोटल आपको दिया हुआ है यहां पर, वहां से भी आपकी वैल्यू एलिगेशन की निकल जाएगी। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? अखंड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मेथड। ये आपकी जू की जो एक्सप्लोरेशन थे उससे हमें मालूम चला कि एलिगेशन को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एलिगेशन कोई दो लिक्विड में ही नहीं लगता है या दो क्लासेस में ही नहीं लगता है। यू कैन आइडेंटिफाई एलिगेशन कहाँ लगेगा, डिपेंडिंग ऑन, अगर आपको दो ग्रुप्स दिखाई दें जिनका नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आप कॉमन ढूंढ पाए, जैसे यहाँ जहां लेग्स इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आप ढूंढ पाए जो कि अलग अलग हो, जो कि अलग अलग हो, दैट्स इट। यू कैन फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियोज, डजंट मैटर ये मिक्सचर है या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का सिचुएशन है, वी कैन अप्लाई इट। यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। टू टाइप्स हैविंग सेम नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विद डिफरेंट वैल्यूज, यू कैन अप्लाई एलिगेशन। ये मैंने जल्दी कैसे किया? ये जल्दी कैसे किया? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वहीं से तो डिवाइड करके निकाला था हमने, तो वो भूल थोड़ा ना गए हम। 260 सवाल में दिया है ना कि टोटल वैल्यू 260 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, ये पता है मुझे, ठीक है, पहले से। और मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल थोड़ा ना, 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 × 3 240 हुआ, 80 × 0.24 1/4 होता है, 20 हो गया, 260 हो गया, ठीक है। तो अभी हम बस इतना ही दिखेंगे एलिगेशन में, फिर हम जो सवाल करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। अब मैं थोड़ा सा आपको मिक्सचर में लेके चलता हूं। मिक्सचर के भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एलिगेशन का भयंकर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैं मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन टाइप आपको यहां पर दिखा रहा हूं, बस ऐसे लिखूंगा और आपको देखना है। लेट्स से कोई मिक्सचर है मेरे पास और उसमें हमने कहा कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, यहां पर मैंने दिया है, और यहां भी मैंने मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। ये मैं कह रहा हूं कि मिक्सचर 1 है, और ये मेरा क्या है? मिक्सचर 2 है। क्या है? मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने बोला है कि मेरा रेशियो है 2:3, और यहां पर मैंने रेशियो बोला है मेरा 5:4, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और मैंने आपसे ये पूछा कि इनको मैं किस रेशियो में मिलाऊं, मैं इनको किस रेशियो में मिलाऊं कि यहां पर जो वैल्यू मेरी आए, जो मेरी वैल्यू आए यहां पर, ये 1:2 आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 2:3 है और 5:4 है, और मुझे मिक्स करना है कि मेरे को 1:2 मिल जाए, 1:2 मिल जाए। तो देखो ध्यान से समझना है कि ये कैसे होगा। ये मेरा मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर, इन दोनों को मिला के। तो अगर आपको एलिगेशन यूज करना है तो आप क्या करोगे? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या लूं मैं यहां पर? मिल्क भी है और वाटर भी है। अगर मिल्क भी है और वाटर भी है और मुझे कैरेक्टरिस्टिक लेनी है तो मैं क्या लूंगा? या तो मैं मिल्क लूंगा या तो मैं वाटर लूंगा, ठीक है। अब बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप ऐसी गलती मत कर देना कि आप कह देना कि मिल्क लेते हैं तो यहां 2 लिख दिया। अगर मैं मिल्क के रेस्पेक्ट में लगा रहा हूं तो मिल्क लिखा तो 2 लिखा, यहां मिल्क मैंने 5 लिखा, और यहां मिल्क मैंने 1 लिखा। क्या कुछ मिलेगा तुम्हें? 2 और 5 का एवरेज 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मूर्खता नहीं करना कि केवल पार्ट उठा के डाल दिया, नहीं, ये अलाउड नहीं है। आपको कैसे करना पड़ेगा ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। अलाउड क्या है आपको? आप कहोगे कि मिल्क आउट ऑफ टोटल कितना है, राइट? मिल्क आउट ऑफ टोटल कितना है? आई नीड परसेंटेज ऑफ मिल्क, आई नीड परसेंटेज ऑफ मिल्क, और व्हाट आई नीड
फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। दूसरा देखिए, एक लॉजिक आपको ये भी देखना है, बिल्कुल किसी ने सही पॉइंट आउट भी किया है, लेकिन जो पॉइंट आउट किया है आपने वो गलत है। मैं आपको दिखाता हूं कि 1:2 कभी नहीं होगा, ये ऐसा मत बोलें। वो कभी कभी होगा, वो डेटा से आप पकड़ोगे। यहां पर जो मिल्क का परसेंटेज है ना, वो 40% है। यहां पर जो मिल्क का परसेंटेज है ये 5/9 है। 5/9 कितना है? 55.55 है। और ये वैल्यू कितनी है? 1/3 है। 1/3 इज 33। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये नहीं पॉसिबल है। डेटा में एक मिस्टेक आपको समझ में आ रही है कि 1/, अगर आपने लिखा इसको 1/, दिस, तो इनके बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए ना। ये बाहर है तो ये पॉसिबल भी नहीं है। खैर, बट मैं आपको दूसरा डेटा लेके देता हूं सो दैट जो मैं समझाना चाहता हूं वो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, विल चेंज डेटा ए बिट, डोंट वरी। इसको हम क्या करेंगे ना, इसको 3:5 कर लेंगे और यहां पर हम कर लेंगे 2:3। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे कर लो। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये 3 है और ये 5 है। लेट से आपने मिल्क को उठा लिया और 2 लिख दिया, तो ये इस तरह का एलिगेशन नहीं लगता है। एलिगेशन जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको करना क्या होता है, या तो आप लिखोगे आउट ऑफ टोटल, अगर आप फ्रैक्शन यूज कर रहे हो तो, और परसेंटेज ऑफ टोटल यूज करो, तब एलिगेशन आप लगा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने उठा के बस पार्ट उठा के लिख दिया, नहीं। आउट ऑफ टोटल कितना है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई टोटल में कितना है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। परसेंटेज कितना है टोटल में। तो अगर मैं यहां पर एलिगेशन लगाऊंगा मिल्क के रेस्पेक्ट में, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मिल्क आउट ऑफ टोटल कितना है, तो आप कहोगे 3/8 है कि नहीं, 3/8। यहां मिल्क आउट ऑफ टोटल कितना है, आप कहोगे 5/9। यहां मिल्क आउट ऑफ टोटल क्या है, आप कहोगे 2/5। नाउ इट्स करेक्ट, फाइन। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा, मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन लगाते समय अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को किसी भी समान नंबर से गुणा कर दूं तो एलिगेशन में रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे 5, 8 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 5, 8 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 5, 8, 9 का एलसीएम क्या होता है, तो आप कहोगे 40, 9 या 360। तो मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इस तीनों वैल्यूज को 360 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं इनको 360 से गुणा कर दूं सबको, तो देखो यहां पर क्या मिलेगा, ओके क्या मिलेगा, आपकी ये वैल्यू जो 3 है ना, ये 45 से गुणा हो जाएगी। 9×5 = 45, 45 से यहां कितना बनेगा, 135। ये जो 9 है ये 40 से गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 200। और ये जो 5 है ये 72 से गुणा होगा, सॉरी 2 जो है 72 से गुणा होगा, 144 बनेगा। अब आप रेशियो आसानी से लिख सकते हो, यहां पर आपका आ जाएगा 9 और यहां पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 56, तो कितना आ गया 7:1। सॉरी 9 6 54 ही होता है, इतना ही रहेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। ठीक, 56:9 आ गया। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखोगे, ऐसा नहीं कि इसको आप फ्रैक्शन में माइनस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आप फ्रैक्शन में माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। 5/9 - 2/5 लिखो, 2/5 - 3/8 लिखो, ये कॉम्प्लेक्स है, अननेसेसरी लंबा है। तो आप पहले ही काम करो कि जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए हैं, इन सारे फ्रैक्शंस को मैं क्या करूंगा, मैं इनको पहले ही इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लूंगा और मैं ऐसे लिख के निकाल लूंगा रेशियो, आसानी से निकल जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? से यस बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं कि रेशियो ऐसे निकलेगा। तो आप क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को इसी तरह से लिखोगे फ्रैक्शन में और एलसीएम निकाल के फिर आप रेशियो निकालोगे, अगर आप इसको एलिगेशन में यूज कर रहे हो। हम परसेंटेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कई बार स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आपको दी जाएंगी लाइक दिस, जैसे मैंने आपको मान लिया यहां पर लिखा कि मेरे पास एक वैल्यू है 3:5। अच्छा एक चीज और यहां पर मुझे दिखाना था आपको, अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप मिल्क के रेस्पेक्ट में ही लगाओ, अगर आप इसको वाटर के रेस्पेक्ट में भी अप्लाई करोगे ना तो भी आंसर वही आएगा। वाटर के रेस्पेक्ट में अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कहोगे वाटर बाई टोटल कितना है 5/8, तो यहां आप लिखोगे 5/8, यहां पर आप लिखोगे 4/9 लिखोगे, और वहां पर वैल्यू कितनी आएगी 3/5, ये आपका वाटर है।
अगर हम यहां भी एलिगेशन लगाएंगे तो आप निकाल के देखो सेम ही आंसर आएगा। आप जरा इनको गुणा करके देखो 360 से, 360 से मैं गुणा कर रहा हूं यहां पर, बताओ कितना होगा। ये आपका जो वैल्यू बनेगा ना, ये 45 से गुणा हो जाएगा फिर, तो 45 इंटू 5 कितना होता है आपका 225, तो ये 225 हो गया। ये 40 से गुणा होगा तो कितना मिलेगा 160, और ये वैल्यू 72 से गुणा होगी तो 72 से गुणा होकर बनेगी 216। यहां 9 मिला आपको और यहां पर 56 मिला कि नहीं मिला, यस। तो कहने का मतलब है अगर आप सेम कैरेक्टरिस्टिक पिक करोगे और एलिगेशन सही से लगाओगे तो उत्तर सेम ही आएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर मिल्क ले रहे हो तो मिल्क बाई टोटल लिखना है, अगर वाटर ले रहे हैं तो वाटर बाई टोटल लिखना है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं चलता है, राइट। बाकी जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको कुछ और स्मार्ट चीजें बताऊंगा। व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस रेशियो, इस रेशियो से हमें ये मिला है भैया कि जो मिक्सचर 1 है और जो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मिक्सचर 1 की और ये मिक्सचर 2 की, तो हमें ये मिला है कि मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 का वॉल्यूम रेशियो कितना है, क्वांटिटी रेशियो कितना है, ठीक है, क्वांटिटी रेशियो कितना है। अगर हम उसको केजी में ले रहे होंगे तो किलोग्राम में रेशियो मिलेगा, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं लेट्स से लीटर्स में तो हमें वॉल्यूम रेशियो मिलेगा, क्वांटिटी रेशियो है ये। तो ये वैल्यू जो आपने लिखा है दिस इज नथिंग बट क्वांटिटी रेशियो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एलिगेशन का इस्तेमाल मिक्सचर में। बाकी जो मिक्सचर के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको डिस्कस करता हूं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिप्लेसमेंट केसेस। सो रिप्लेसमेंट केस आपको समझाता हूं, फिर मिक्सचर में जो बाकी सारी चीजें आती हैं दे आर सिंपली बेस्ड ऑन सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसको इसमें मिला दिया, ये निकाल दिया, वो हटा दिया, तो वो जो हम सवाल करेंगे तभी आपको क्लियर होंगे। इसमें बहुत ज्यादा थियरी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको अभी रिप्लेसमेंट केस समझाता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे होगा, फिर रेशियो बेस्ड भी मेथड होते हैं कि दो मिक्सचर्स हैं उनको अगर हमने मिला दिया आपस में, दो मिक्सचर लिया हमने उनको आपस में मिला दिया तो वॉल्यूम रेशियो दिया होगा और कहेगा बताओ फाइनल मिक्सचर में रेशियो कितना होगा। तो वो प्योर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो जो हम करेंगे सवाल तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर अभी आपको समझना है रिप्लेसमेंट केसेस। मिक्सचर में रिप्लेसमेंट केस क्या होता है ये मैं आपको क्विकली बताता हूं, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक मिक्सचर है, मान लेते हैं उसमें प्योर मिल्क है, क्या है आपका प्योर मिल्क है, और वो प्योर मिल्क कितना है 100 लीटर्स, 100 लीटर्स प्योर मिल्क, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हो, मैं आपको यहां पर टास्क लिख रहा हूं। टास्क ये है टेक 10 लीटर्स आउट एंड पुट 10 liters water. That is a task, right? So जब भी मैं आपसे कहूंगा कि ये टास्क परफॉर्म करो तो आप एक ही काम करोगे, 10 लीटर बाहर लोगे और 10 लीटर वाटर डाल दोगे। तो ये प्योर मिल्क मान लेते हैं एक कंटेनर में है और इसमें यहां पर शुरुआत में 100 लीटर क्या है, 100 लीटर मिल्क है पूरा का पूरा, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना। तो आप मुझे बताओ कि जब पहली बार आप ये टास्क परफॉर्म करोगे, ये टास्क अगर आपने परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम, परफॉर्म वंस, एक बार आपने परफॉर्म किया तो क्या होगा। अगर आपने टास्क को एक बार परफॉर्म किया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या होगा, तो आप कहोगे कि देखिए ऐसा है 100 लीटर मिल्क था मेरे पास, आपने उसमें से 10 लीटर अगर निकाला तो कितना मिल्क बाहर गया 10 लीटर, कितना वापस डाला आपने 10 लीटर पानी। तो अगर एक बार आपने टास्क परफॉर्म किया है तो अगर मैं लिखूं मिल्क और वाटर का रेशियो तो कितना बचेगा, आप कहोगे 90 और 10, टोटल क्या रहेगा, टोटल अब 100 ही रहेगा, टोटल में कोई चेंज नहीं आने वाला ना, इट विल रिमेन 100। द बेस्ट पार्ट इन इक्वल रिप्लेसमेंट इज, इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं 10 निकाल रहे हैं 10 डाल रहे हैं, इट विल बी हैविंग टोटल वैल्यू ऑलवेज सेम 100, वो नहीं बदलने वाला है। फिर मैं कह रहा हूं टास्क परफॉर्म्ड अगेन, एक बार और हमने इसको परफॉर्म किया, ठीक है, वन मोर टाइम। अब आप कहोगे अब अगर मैं मिक्सचर में क्या करूंगा 10 लीटर निकालूंगा
तो चूंकि मिक्सचर में मिल्क भी है और वाटर भी है, क्या दोनों बाहर जाएगा? अगर अभी मेरे मिक्सचर में मिल्क और वाटर दोनों मौजूद हैं, क्या दोनों बाहर जाएगा? यस। तो अगर दोनों बाहर जाएगा और आपने 10 लीटर निकाला है तो कितना कितना जाएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, टोटल हमारे पास 100 लीटर था। 100 लीटर में अगर तुम 10 लीटर निकाल रहे हो तो क्या तुम 10% निकाल रहे हो? यस। ओवरऑल मिक्सचर का तुम 10% निकाल रहे हो कि नहीं? यस। अगर मैं ओवरऑल मिक्सचर का 10% निकाल रहा हूं तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैंने ओवरऑल मिक्सचर का 10% निकाला है तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या मिल्क 10% बाहर जाएगा और वाटर भी 10% बाहर जाएगा? बिल्कुल। इट्स लाइक दिस। अगर आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में 5 चीजें हैं और वो बिल्कुल मिली हुई हैं, और तुमने कहा इसमें से 10% निकाल के हम फेंक रहे हैं बाहर, तो सबका 10-10% निकलेगा। ये बात तुम पहले समझ लो। अगर तुम ये बात समझ लेते हो तो देयर इज सेंस कि मैं आगे बात करूं। मैं कह रहा हूं कि तुमने मिक्सचर से 10 लीटर फिर से निकाला तो क्या क्या निकलेगा? मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा। कितना कितना निकलेगा? क्योंकि 10 जो है पूरे 100 लीटर का 10% है, इसलिए दोनों 10-10% निकल जाएंगे। तो अगर ये 10% निकल गया और ये भी 10% निकल गया, अच्छा वापस तुम क्या डाल रहे हो? पानी। वापस तुम पानी नहीं डाल रहे हो, वापस तुम केवल पानी डाल रहे हो। तो मिल्क जो निकल रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, वो चला जा रहा है हमेशा के लिए। तो 90 लीटर में अगर 10% मिल्क निकल गया तो कितना बचेगा? 81 लीटर्स। वाटर टोटल कितना होगा? अब 19 होगा। क्यों? क्योंकि देखो मिक्सचर में टोटल सेम रहना है, क्योंकि आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हो उतना पानी डाल देते हो। तो अगर मैं खाली मिल्क कैलकुलेट करता रहूं तो क्या मेरा पानी आ जाएगा अपने आप? बिल्कुल आ जाएगा। टोटल 100 ही रहना है, क्योंकि तुम मिक्सचर निकाल के पानी डाल दे रहे हो उतना ही। तो अगर हमारा टोटल सेम ही रहना है भाई, तो हम खाली मिल्क को देखते रहें। वाटर तो हमें पता है कि बाकी वाटर ही है, 19 वाटर हो गया। ठीक है, फिर देखो टास्क परफॉर्म्ड अगेन। ये टास्क मैं दोबारा एक बार कर रहा हूं, तीसरी बार कर रहा हूं। अब आपने कहा, फिर से देखो ध्यान से, तुम्हारा टोटल क्या है? 100 लीटर है। 100 में से तुम 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो, तो 10% बाहर जाएगा। 10% किसका किसका जाएगा? 10% जितना मिल्क है वो और 10% जितना वाटर है वो। तो ये 10% फिर से कम हो जाएगा, तो कितना हो गया? 72.9 हो गया। बाकी क्या होगा? पानी तुम फिर से वापस डाल के भर दोगे। टोटल 100 ही रहना है, तो अगर मुझे मिल्क पता है तो ये कितना होगा? ये आपका होगा 27.1 होगा। मिल्क ज्यादा है तो मिल्क ज्यादा परसेंटेज निकलेगा। हर्षवर्धन जी, सवाल तुमने अच्छा किया है, पर अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो आजकल जीएसटी लगता है 18% का। लगता है कि नहीं लगता है? क्या जो महंगा सामान होता है उस पर ज्यादा परसेंटेज जीएसटी लगता है? नहीं, 18 ही लगता है। क्यों? देखो, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका 18% अपने आप ज्यादा होगा। तो परसेंटेज इज डिपेंडेंट ऑन द बेस। तुम्हारी ये बात सही है कि मिल्क ज्यादा निकलना चाहिए, वो निकल भी रहा है। 10% ऑफ 81 कितना होता है? 8.1 निकल गया। और 10% ऑफ 19 1.9 ही निकला। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा परसेंटेज नहीं निकलता है, बेसेस बड़े होने से वैल्यू अपने आप बड़ी होती है। तो एक मिक्सचर है अगर तुम्हारे पास 100 लीटर का और तुमने उसमें से 10% निकाला है, तो 10% जो है दोनों का निकलेगा। डिपेंडिंग ऑन किसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, वो उतनी क्वांटिटी निकल जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? जैसे जीएसटी अगर हम लगाते हैं 18%, तो 18% जीएसटी जो हम लगा रहे हैं वो अपने आप एडजस्ट करता है ना, कि अगर कोई सामान तुमने 1 लाख रुपए का खरीदा तो उसका जो 18% होगा वो उसके हिसाब से होगा। किसी ने 100 रुपए का खरीदा तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, बट इट्स वेरी सेंसिबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि अगर एक मिक्सचर का 10% मैंने निकाला है तो 10% मिल्क का भी गया होगा और 10% उसमें पानी का भी गया होगा, तभी तो 10% मिक्सचर का होगा। देखो 10% ऑफ मिक्सचर इज व्हाट? मिक्सचर में क्या है तुम्हारे पास? मैं लिख रहा हूं 10% मिक्सचर में क्या है आपके पास? इज इक्वल टू 10% ऑफ मिल्क प्लस वाटर। इसको मैं अगर अलग अलग लिखूं तो क्या लिखूंगा? 10% मिल्क और 10% वाटर। यही बोल रहा हूं मैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल। ओके,
नाउ इफ आई गो वन मोर स्टेप, फोर्थ स्टेप, टास्क परफॉर्म वन मोर टाइम, क्या होगा? आप कहोगे इसमें अब इसका 10% कम हो जाएगा, करो जरा। तो 729 लिखो सीधे, दशमलव मत लगाओ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, और इसका 10% कितना हुआ? 72.9 कम हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको निकालना है कि ये गैप किसके बराबर है, तो आप कहोगे 27.1 प्लस 29 कितना हो गया? 56.1। कितना लग रहा है आपको? राइट, इंटरेस्टिंगली यू आर गोइंग टू गेट 65.61। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? चौथी बार अगर आपने किया है तो ये वैल्यू हो गई 65.61। बाकी 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 34.49, सॉरी 39। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखो, मुझे समझाना क्या था तुम्हें? समझाना ये था कि वाटर वो एलिमेंट है जो रिप्लेस होके आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है। ठीक है, मिल्क वो एलिमेंट है जो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वाटर के साथ पंगा है, ये निकल भी रहा है, आ भी रहा है, निकल भी रहा है, आ भी रहा है। तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, बट यहां बड़ा ही सुंदर पैटर्न है। ये केवल निकल रहा है। कितना निकल रहा है हर बार? 10%। तो क्या ये देखो अगर वैल्यू ध्यान से, तो क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होगा 10% का? यस। 100 से शुरू करो 90, 10% कम, 90 से 10% कम 81, 81 से 10% कम ये, और इससे 10% कम ये। सो इसेंशियली अगर आपका इक्वल रिप्लेसमेंट का केस है, सो आप देखो कि क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल गया है, वापस नहीं आया है, उस एलिमेंट पे मैं सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज लगा दूंगा डिपेंडिंग ऑन टोटल का कितना वॉल्यूम निकाल के इक्वली रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कमिंग आउट, वो ध्यान से देखना आप। मैंने कहा ये मेरे पास 100 था, इसको मैंने 10% निकाला, 90 बचा, 90 को 10% निकाला, 81 बचा, 81 को 10% निकाला मैंने, तो 72.1 बचा। 72.1 था? नहीं, 72.9 था, सॉरी। और ये आपका क्या था? 65.61, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू आर डिक्रीजिंग बाय 10% और नॉट? 100 से 90 ऐसे करके चलते गए, 4 बार आपने ये काम किया तो आप यहां पहुंच गए। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये मेरे मिल्क को डिनोट कर रहा है, इफ इट इज डिनोटिंग माई मिल्क फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मिल्क रेशियो वाटर क्या है, तो आपको कि मिल्क रेशियो वाटर निकालना है। 100 से शुरुआत की थी, केवल मिल्क था, तो ये हो गया मेरा 90:10 यानी 9:1। यहां पर मिल्क रेशियो वाटर क्या है? सो आप कहोगे मिल्क रेशियो वाटर जो होगा यहां पर 81:19 होगा। ओके, व्हाट इज मिल्क रेशियो वाटर हियर? तो आप कहोगे मिल्क रेशियो वाटर जो होगा 72.9 रेशियो 27.1 होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 729 रेशियो 27:1 यहां पर आपका मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा? आप कहोगे मिल्क रेशियो वाटर अगर मैं यहां लिखूंगा तो मुझे पता है कि ये वैल्यू आपकी है 65.61 और ये वैल्यू आपकी है 34.39, तो आई कैन से 6561 और 3439. Now I'm going to ask you a simple question you all need to answer is this. $40 liters pure milk, ठीक है, and what is the task? टास्क ये है टेक 4 liter out,
and replace with water. Second, 30 liter pure milk. Task, take 3 liters out and replace with water. 89 liter pure milk. Task, take 8.9 liters out and replace with water. ठीक है, 3 केसेस मैंने आपको लिखे हैं, 3। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको आंसर देना है तीनों केसेस में कि जब ये ऑपरेशन एक बार किया जाएगा, टास्क तीनों में, तीनों के टास्क लिखे हैं, इफ यू परफॉर्म इट वंस, क्या होगा मिल्क और वाटर का रेशियो तीनों में? जल्दी बताओ। ये 3 वैल्यू लिखी है। अगर मैं इस टास्क को एक बार परफॉर्म करूं तीनों में, तो मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा तीनों में? जल्दी सॉल्व करके बताओ, जल्दी सॉल्व करके बताओ। नाइन रेशियो 1। ओके, जो यहां पर था वही है ना, एक बार परफॉर्म करके तीनों में। एंड दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। 10% अगर तुम बाहर निकाल दोगे प्योर मिल्क का, तो मिक्सचर में कितना मिल्क बचेगा? 90%। तीनों में अगर 90% बचेगा तो बाकी 10% वाटर होगा, 9 रेशियो 1। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं 2 बार परफॉर्म करूं तो क्या होगा? तीनों टास्कों में 2 बार परफॉर्म कर रहा हूं, तीनों मिक्सचर में टोटल, तो क्या होगा मिल्क और वाटर का रेशियो? आप कहोगे मिल्क पहली बार 10% गया, दूसरी बार 10% गया, कितना बचा? 81%। मिल्क अगर 81% है तो वाटर कितना है? 19%। 81 रेशियो 19। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है? अगर मुझसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया कभी भी, और हम प्योर मिल्क से स्टार्ट कर रहे हैं और 10% अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वी कैन इजीली फाइंड यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। करेक्ट और नॉट? हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम कितना है। लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती। लोग एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा, जान निकल जाएगी उनकी करने में। फॉर्मूला रट रखे हैं बड़ा सा, पता नहीं क्या अजीब सा, उस फॉर्मूले में लगा के रेशियो निकालते हैं, जान निकल जाती है उनकी। तुम ये सवाल देखना है, अच्छा 8.9 10% निकाल रहे हो, शुरुआत की थी तुमने प्योर मिल्क से, 4 बार कर रहे हो, अच्छा ये आंसर हो गया। लो सब बता देंगे हम, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वॉल्यूम। अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि बताओ कितना मिल्क बचेगा, तो हम इनिशियल वॉल्यूम का यूज कर लेंगे कि भाई ये मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो है लास्ट में, और अगर आपके पास टोटल 40 लीटर है मान लिया, तो मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि 40 लीटर में यहां कितना आएगा। ठीक, या फिर मैं 40 लीटर को क्या करूंगा, 0.9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 4 बार, एंड देन आई विल सी व्हाट विल हैपन। या मैं 40 को 10% से 4 बार डिक्रीज कर लूंगा, बट एज फार एज रेशियो इज कंसर्न इट विल बी सेम, क्योंकि रेशियो इज डिपेंडेंट ओनली ऑन परसेंटेज डिक्रीज कितना कर रहे हो तुम, बस। तो ये बात का आप ध्यान रखना। आपको एग्जाम में अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाए तो बनना मत। ये डेटा अगर आ जाता है ना, तो भी तुम्हें नहीं डरना है। 8.9 ले रहे हो, 4 बार ले रहे हो, पता है मुझे, 100 से शुरू करके देख लो क्या होगा, रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक बात जो खास बात है जो आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्लस किस चीज पे आप इक्वल रिप्लेसमेंट लगा रहे हो, किस चीज पे? वो चीज है आपकी वो एलिमेंट जो रिप्लेस होके वापस नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। सवाल ना, सॉरी सवाल कोई जरूरी नहीं कि यहां से शुरू हो। एग्जामिनर कोई जरूरी नहीं कि सवाल यहां से शुरू करे, वो सवाल यहां से भी शुरू कर सकता है। लेट मी शो यू। वो आपसे कहेगा 40 लीटर मिक्सचर है, 40 लीटर मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है कितना? 9 रेशियो 1। यहां से शुरू कर रहा है वो सवाल, मिल्क और वाटर दोनों हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है? फिर आपसे वो कह रहा है कि आप क्या करोगे, टास्क आपका ये है, टास्क आपका ये है, टेक 4 लीटर आउट एंड रिप्लेस विद वाटर।
टेल मी व्हाट यू विल डू। 4 लीटर बाहर लेके, राइट, 4 लीटर बाहर लिया हमने और हमने उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं अगर हमने 8.9 लीटर निकाल लिया तो क्या, हाँ बिल्कुल उतना ही वापस किया। इक्वल रिप्लेसमेंट का केस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इफ नथिंग इज रिटन वी आर रिप्लेसिंग इक्वली, ठीक है। सो आप कहोगे कि ओके 40 लीटर है, निकाल आप 10% रहे हो, बट आप शुरू कहां से कर रहे हो, 90% से शुरू कर रहे हो। फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, जहां पर मिल्क आपका 90% है, इसको मैं 90 लिख रहा हूं। तो आपने यहां क्या किया है, आप शुरुआत में आपके पास केवल प्योर मिल्क नहीं है, आप जहां से शुरू कर रहे हो बेसिकली, अगर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मुझे पता है 100% प्योर मिल्क नहीं है शुरुआत में, बल्कि 90% से शुरुआत कर रहा हूं मैं ऑलरेडी, क्योंकि 9:1 है, ठीक है। तो मैं 90 से शुरुआत करूंगा तो भी क्या होगा, आगे मुझे पता है क्या होने वाला है, 81, क्योंकि 10% निकाल रहे हो तो 72.9 एंड देन 65.61। तो यहां पर जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है आपकी स्टेप 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिल्क परसेंटेज लिखूंगा 90% और 90% से मैं शुरुआत करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब तुम जो भी करोगे, ये टास्क आपने कहा 4 बार किया है, तो रेशियो यहां पर मिल जाएगा 6561 रेशियो 3439, नॉट ए प्रॉब्लम। व्हाट वी नीड इज, जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर मेरे पास मिल्क का परसेंटेज कितना है, जैसे यहां पर 90% है, क्यों, क्योंकि आप 9:1 ऑलरेडी दे रहे हो जहां से मुझे शुरू करना है। तो अगर मैं 9:1 से डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं, मतलब मैं 90% कंसंट्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, एवरी टाइम 10% कम होगा, क्योंकि 40 लीटर का आप कितना निकाल रहे हो, 4 लीटर्स वाटर से रिप्लेस मार रहे हो, तो मिल्क आपका ऐसे बढ़ेगा। क्लियर। तो सवाल कहीं से भी शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि शुरुआत में प्योर मिल्क होना जरूरी है, नो, नॉट नीडेड। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। चलो इसके बारे में बाकी चीजें मैं कल बताऊंगा आपको। 2-3 केसेस और भी हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टेप पे आपका इक्वल परसेंटेज ड्रॉप हो। पहले आपने मान लिया 4 लीटर निकाल के रिप्लेस किया, फिर आपने दोबारा 8 लीटर निकाल के रिप्लेस किया, फिर आपने कहा नहीं मैं 12 लीटर निकाल के रिप्लेस करूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, बस परसेंटेज हर स्टेप के चेंज हो जाएंगे, 10, 20 एंड 30 लाइक दैट। तो एक बार आपको फ्लो क्लियर हो जाएगा ना कि कैसे ये चीज हो रही है, सो इक्वल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आपके लिए जोक बन जाएंगे, लिटरली यू विल सॉल्व देम ऐसे, क्योंकि जो फॉर्मूला आपने रट रखा है वो महान खतरनाक फॉर्मूला, उससे दुनिया कंफ्यूज बैठी रहती है कि ये है क्या, ठीक है। रट के बैठे हुए उसमें कुछ भी इधर उधर पूछा तुम बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो एनीवे विल कंटिन्यू टुमारो, एंड जो भी इसकी थोड़ी बहुत थियरी है, इसमें आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है थोड़ा बहुत, राइट। तो वो भी मुझे, जब मैं मिक्सचर के सवाल कराऊंगा उसके पहले मैं रेशियो आपको डिस्कस कर दूंगा, रेशियो विल बी डिस्कस बिफोर दैट, क्योंकि रेशियो में भी बहुत ज्यादा थियरी नहीं है। रेशियो इज अ टॉपिक विच इज रिक्वायर्ड इन ऑल अदर टॉपिक्स। ये जब 4 लीटर रिप्लेसमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है या फॉर इन एग्जाम्पल है। मैंने क्या बोला, 4 लीटर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, what is important is how much percentage you are taking out. You can write it 90 or 9 liters because dependency किस पे है, परसेंटेज डिक्रीज पे। अगर मुझे ये निकालना हो कि बाद में कितना मिक्सचर में वाटर है या मिल्क है क्वांटिटी, तब मैं इसका यूज करूंगा, देन आई विल यूज इट, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज आप सीधा बता सकते हो परसेंटेज डिक्रीज देख के, ठीक है। समझ में आई सभी को बात। परसेंटेज चेंज रहेगी तो दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट प्लीज, फाइन। चलो तो कल मुलाकात करते हैं और कल बात करते हैं।